नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर अगले आधे घंटे में हम तमाम कमोडिटीज पर चर्चा करेंगे। सोने और चांदी की चाल इस वक्त कैसी नजर आ रही है, कच्चे तेल में तमाम जियोपॉलिटिकल चिंताओं के बीच क्या रणनीति इन लेवल्स पर आपको बना के चलनी है और बेस मेटल्स में आज कहां पर आपको मौके मिलने वाले हैं, ये भी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट बताएंगे। चलिए हमारे मेहमानों को भी अब शो में शामिल कर लेते हैं और आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुनाफे की मंडी में जुड़ चुके हैं आर मनी के तरुण सत्संगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और इसके अलावा जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। और मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज कच्चे तेल के साथ, और वहीं पे सबसे ज़्यादा एक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो देखिए यहाँ पर तमाम जियोपॉलिटिकल चिंताएं लगातार बरकरार है और उसके चलते हम कच्चे तेल में एक उछाल देख रहे थे। हालांकि आज थोड़ी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली ज़रूर नजर आई है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड का भाव की बात करें तो $84 $84.5 के आसपास कारोबार हो रहा है। WTI क्रूड यहाँ पर हमने देखा था 62-63 के मोमेंट थे, लेकिन उसके बाद देखिए वॉर के बाद से लगातार $80 के करीब यहाँ पर WTI क्रूड कारोबार कर रहा है। दोनों के भाव में ऊपरी स्तरों से 1% की गिरावट जरूर है। वहीं M6 पर भाव देखें तो 7,300 के ऊपर फिलहाल कच्चा तेल यहां पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि ऊपरी स्तरों से यहां पर भी थोड़ा सा दबाव है। ये गिरावट क्यों आई तो देखिए लगातार 4 दिनों की शानदार तेजी यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद अब मुनाफा वसूली यहां पर थोड़ी सी आते हुए नजर आई है। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो प्रतिबंध लगे हैं उनका कहना है कि वो यहां पर एस्कॉर्ट करने की अगर नौबत आती है तो वो भी करेंगे, यूएस ने भी वहां पर साथ में रहेगी। लेकिन इस तरह की कोई चीजें फिलहाल नहीं आ रही है। इंश्योरेंस की बात हो रही थी, लेकिन वहां पर भी कोई अब तक एक्शन नहीं दिखा है, जिसकी वजह से वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ है। यूएस इमरजेंसी रिजर्व से क्रूड को रिलीज किया जाता है, ये भी बातें यहाँ पर देखने को मिली। और देखिए एक हफ्ते में ही जब से वॉर शुरू हुआ है 20% का उछाल हमने कच्चे तेल की कीमतों में देखा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब खबर आई है कि भारतीय जो है वहाँ पर हम लोगों को अब रशिया से ऑयल खरीदने की परमिशन मिल गई है। ये परमिशन यूएस ने यहाँ पर दी है। यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है बेसेंट, उनका स्टेटमेंट आया कि 30 दिन तक आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं और 4 अप्रैल तक हालांकि ये डेडलाइन रहेगी, हमें रशिया से ऑयल खरीदने की मंजूरी मिल गई। तो काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। साथ ही ओपेक कंट्रीज ने भी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति दिखाई है। तो काफी सारी चीजें हैं। तरुण जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। कच्चे तेल में ये उबाल आगे जाकर कितना नजर आ रहा है, और देखिए अब यहाँ पर हमें तो रशिया से ऑयल खरीदने की मंजूरी भी मिल गई है। इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? Please unmute yourself, sir. I'm sorry. Hi, good morning, Tripti. Yeah. Well, बात करते हैं जो रशिया से इंपोर्ट करने का अनुमति इंडिया को मिला है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो गिरावट है थमती हुई नजर आई, लेकिन सेंटिमेंट ओवरनाइट चेंज नहीं होते और सेंटिमेंट चेंज नहीं होंगे। ऑयल मार्केट की बात करते हैं, देखिए $60 से हम बोल रहे थे कि अगर युद्ध छिड़ेगा तो $80 और सप्लाई डिसरप्शन होगा तो $100 भी क्रॉस कर सकते हैं। लगभग 1/3 प्राइस भाग चुके हैं और अभी $80 के ऊपर जा चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एपिक सेंटर क्रूड है, साथ में ये है क्योंकि 20% ऑफ ऑयल एंड 1/3 ऑफ द एलएनजी यहाँ से रूट होके जाता है। लास्ट वीक भी मैंने कहा था। अभी ईरान ने अल्टीमेटली जिस तरीके से मूवमेंट रोका है, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस करने से मना कर दिया। 7 से 8 ही कंपनीज है जो खाली इंश्योरेंस करती है। फ्रेट काफी बढ़ गया है। अब यूएस एश्योरेंस दे रहा है, उस एश्योरेंस से कुछ होने वाला है नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि अल्टीमेटली एश्योरेंस दोगे आप किस तरीके से दोगे? अल्टीमेटली मिसाइल तो छोड़ी जा रही ना, अगर वहां से शिपमेंट मूव करेगा। ऑयल मार्केट के लिए काफी बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी 14 कंट्रीज युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये जो युद्ध है लंबा चलने वाला है। यही कारण है कि हमने ऑयल के अंदर उछाल आते हुए देखा है। अभी तो धीरे धीरे सप्लाई डिसरप्शन के नंबर्स आने चालू हो जाएंगे, और अगर कोई ऑयल फैसिलिटीज को उन्होंने टारगेट किया तो वो मार्केट के लिए काफी हजारत साबित हो सकता है। साइमल्टेनियसली देखिए सऊदी अरामको, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरीज है सऊदी अरबिया के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते अपना प्रोडक्शन शट किया हुआ है। सो ऑल टुगेदर ऑयल इज ऑन बॉयल एंड इट इज गोइंग टू बॉयल फर्दर, एंड जब तक युद्ध कंटिन्यू करेगा ऑयल के
प्राइस ही बता देंगे कि युद्ध कितना सीवियर है। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, इट मींस अल्टीमेटली युद्ध की वजह से डैमेज बढ़ रहा है, और इन केस अगर युद्ध खत्म होने का कुछ अनुमान आएगा मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले वो ऑयल प्राइस पर दिखेगा। बहरहाल तो शॉर्ट करके बिल्कुल ना चले, $69 के नीचे नहीं जाएगा, $75 से फिर से तेजी देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है अभी यहां से आगे अब लोग कंट्रीज को खलने लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंसर्न एंड डी ग्रोथ कंसर्न साथ के साथ देखे जाएंगे, एंड आई वोंट बी सरप्राइज क्रॉसिंग इट $100 इन द ऑनगोइंग वे। ठीक है, यहाँ पर कच्चे तेल में उबाल जारी रहेगा और काफ़ी सारे फंडामेंटल्स तरुण जी ने बखूबी यहाँ पर बताए हैं कि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो प्रतिबंध लगा है वो अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो चेक पॉइंट, और वहाँ पर प्रतिबंध है तो काफ़ी उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त धर्मेश जी भी जुड़ चुके हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर, और आप सीधे हमसे गल्फ से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हालात समझना चाहेंगे। वॉर का ये 7वां दिन है और देखिए लगातार स्ट्राइक्स यहाँ पर जारी है, हमले हो रहे हैं कंट्रीज पर, और यूएस एयरबेस पर भी यहाँ पर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन देखा जा रहा है। किस तरह के हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो प्रतिबंध लगा है वो कितना आगे जाकर लॉन्ग टर्म में कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाएगा? क्या स्थिति आप देख रहे हैं इस वक्त ओवरऑल? देखिए, डेफिनेटली अभी यहाँ पे तो सारे अभी कुशल मंगल ही है, सब कुछ क्लीन है, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, और अगर आप देखिए मैं भी ऑफिस में ही हूँ, तो यहाँ पे सब नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है। जो अटैक आपको दिख रहा है, जो रूमर्स आ रहे हैं मार्केट में, वो सिर्फ एक यूएस एम्बेसी और या यूएस एयरबेस पे ही हो रहा है, ना कि कोई सिविलियन पे हो रहा है। तो ये इतनी बात तो है कि यहाँ पे सब कुछ क्लीन है और नीट है। जो अगर आप देखिए जो सिनारियोज चेंज हो रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मोन्स में, देखो यहाँ से अगर आप, मैं यूएई में हूँ, गल्फ में हूँ, यहाँ से अगर आप स्टेट ऑफ हार्मोन्स की बात करो, 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आता है। एक काफी छोटा सा दायरा है ईरान और यूएई के बीच में, और इसके बीच में काफी सारे वॉरशिप्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये चाहते हैं कि कोई भी सिविलियन या कोई भी अटैक यहाँ से हो ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे एकदम स्लिम रूट है। काफी सारे जो शिपिंग कंटेनर्स है वो हॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको रिस्क लग रहा है कि अगर वो जाए और अगर अटैक हो जाए तो काफी बड़ा नुकसान होगा। और ऐसे मैं, जैसे तरुण ने भी कहा था कि इंश्योरेंस कंपनी इसे एक वॉर जोन डिक्लेयर करके अपने हाथ ऊपर कर देंगी, तो इसमें काफी नुकसान हो सकता है दोनों दोनों साइड में। तो इस कारणवश स्प्रेड्स काफी स्पाइक हो चुके हैं, और यहाँ पे माल आना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। नो डाउट रशिया ने हाँ तो कह दिया है, बट अगेन रशिया से यहाँ से बाध्यता पहुंचते पहुंचते ही आपको काफी महीनों का एक स्ट्रेट ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से प्राइस में यहाँ से और भी बढ़ोतरी है। लाइक इनफैक्ट तरुण और मैं कंटिन्यूसली कह रहे थे कि यहाँ से तेजी आने की काफी गुंजाइश है, और ये ऑलरेडी $80 की इर्द गिर्द आके सस्टेन हो चुका है। मुझे भी लगता है कि 95 से $100 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। अगर आप बास्केट देखिए तो ओपेक अपने हाईएस्ट प्रोडक्शन पे बैठा हुआ था, और अगर ये कंस्टेंट के कारण मार्केट में आपको $10 से $20 की रिस्क प्रीमियम या जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण प्राइस प्रीमियम देखने मिल रही है। बट अगर यहाँ से सप्लाई क्लीन हो जाएगी तो आपको एक प्राइस में एक शार्प गोता देख सकते हो आप, और फिर से प्राइस $10 से $20 एक प्राइस डिप हो सकता है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप कॉशियसली ट्रेड करें, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, बट बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, क्योंकि जिस रफ्तार से ऊपर गया उसी रफ्तार से आने की गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई काफी हाई है। अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ कि ओपेक और नॉन ओपेक दोनों कंट्री का फायदा है, क्योंकि अगर प्राइस $90-100 चली जाएगी तो दोनों को फायदा होगा। बट जो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उन्हें काफी एक पिंच हो सकता है, उनकी ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकती है। अगर आप इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर कच्चा तेल $90 के ऊपर सस्टेन रहा तो आप ट्रेड डेफिसिट में अगर आप देखें तो रुपया 93-94 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें काम कर रही है, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो नेगेटिव ही। अगर उबाल कोई बड़ा तेज़ी यहाँ पर आती है और $100 तक के लेवल्स भी कच्चे तेल में आते हुए नज़र आ सकते हैं, तो वो हमारे जो डेफिसिट है उसको बढ़ा सकता है, खास तौर पे इंडिया की बात करें तो। हमारे साथ अमित खरे जी भी बने हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कच्चे तेल को लेकर उनकी क्या रणनीति है। क्या इन लेवल्स पर अमित जी दूर रहना चाहिए, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, या फिर खरीदारी का मौका भी देख रहे हैं आप? नमस्कार तृप्ति जी, बिल्कुल मोमेंटम है और काफी तेज मोमेंटम है, और ये जो लड़ाई का माहौल चल रहा है मेरे को लग रहा है अभी कुछ समय के लिए और जारी रहेगा, जो कि तेल की कीमतों को और ऊपर लेके जा सकता है। मेरे को लग रहा है प्राइसेस अभी जैसे 7330-40 के आसपास चल रहे हैं। अगर प्राइसेस 7200 के आसपास मिलते हैं तो फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 7400 से 7500 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं अभी 1 से 2 दिनों के लिहाज से, और नीचे में एक छोटा सा स्टॉप लॉस है $7100 का, ये मेंटेन कर सकते हैं।
अगर हम ऑप्शन के जरिए भी इसमें ट्रेड करना चाहें तो ऑप्शंस में भी ट्रेड किया जा सकता है। 7,200 रुपए का कॉल ऑप्शन एमसीएक्स का, 17 मार्च की एक्सपायरी, 500 रुपए के आसपास खरीदारी करें इसमें, और ऊपर में देखा जाए तो 700 रुपए तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। 400 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चले। अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अभी 78.50 के करीब WTI क्रूड चल रहा है। मेरे को लग रहा है इसका जो लास्ट हाई था लगभग 90 से $95 के आसपास, वो जनवरी 2023 के करीब था। तो वो वापस रिटेस्ट होता हुआ मेरे को नजर आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा 1 से 2 महीने के लिहाज से बात करें। और वहीं पे एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो मेरे को लग रहा है 7800 या 7,900 के भाव भी इसमें टेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी प्राइसेस अभी देखा जाए तो 2 साल के हाई पे ही है। माहौल अभी गर्म है, तो मेरे को लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। तृप्ति जी। बिल्कुल, तो माहौल गर्म है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप बनाकर चलिए। क्रूड में, कच्चे तेल में आप देखिए मार्च का कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदे 7,200 पे, टारगेट 7,400 तक के, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 7,100 का आपको मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस का खास तौर पर ध्यान रखिए क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर लगातार बरकरार है। चलिए, कच्चे तेल पर हमने बातचीत की और रणनीति समझी, आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सोने और चांदी की। सबसे पहले सोने की बात करें तो यहाँ पर देखिए लगातार तेजी बरकरार है। एमसीएक्स की प्राइस देखेंगे 1,61,000 के पास यहाँ पर जाते हुए, और अच्छी तेजी नजर आ रही है। करीब फिलहाल ½ % की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कॉमेक्स में भी $5,140 के पास यहाँ पर भाव पहुंच गए। 1% से ज्यादा का उछाल है। डॉलर में मजबूती है जिसके चलते आप देख रहे हैं ट्रेजरी यील्ड्स में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट का तनाव एक बड़ा फैक्टर है जो कि सेफ हेवन की डिमांड को लगातार सपोर्ट कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है जिससे महंगाई में कटौती का अनुमान है। और देखिए फेड की जो रेट कट का अनुमान था कि जून में करे, हो सकता है कि अब यहाँ पर जून या सितंबर में कोई कटौती ना देखने को मिले। उसकी वजह से भी हमने थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर सोने चांदी में देखा था। सोने पर आपकी क्या सलाह होगी तरुण जी? इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? सेफ हेवन की डिमांड लगातार बढ़ रही है, अच्छी तेजी और नजर आ रही है सोने के लिए, क्या रणनीति इन लेवल्स पर बनाई जाए? वेल देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कॉशनरी अप्रोच लेना चाहिए क्योंकि देखिए युद्ध छिड़ने के बाद में जैसी ओपनिंग थी वैसी ओपनिंग तो हुई। $5420 मंडे को प्राइस देखे गए सोने के। चांदी के प्राइस देखे गए $96। उसके बाद में $78 तक चांदी आई और सोना भी देखिए 4990 तक आया कॉमेक्स स्पॉट। एंड उसके बाद में देखिए अल्टीमेटली हमने देखा 2-3 दिन से कंसोलिडेशन है मार्केट के अंदर। देखिए एक मार्केट में न्यूज भी ब्रोक हुआ, जो पोलैंड जनवरी में बोल रहे थे अपना रिजर्व 140 से 130 टन के आसपास बढ़ाएंगे। उनका रिजर्व था उस जैन में 550 टन का। अभी इस हफ्ते न्यूज आया कि वो तकरीबन $13 बिलियन रेज करने की कोशिश करेंगे। प्रपोजल दिया पोलैंड की सेंट्रल बैंक के चेयरमैन ने। एंड अगर वो इतना बेचते तो तकरीबन 70 से 80 टन सोना उनको मार्केट में बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी। लेकिन अल्टीमेटली ये फंडिंग जो यूज करेंगे वो अपने डिफेंस सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए करेंगे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, ओवरनाइट तो डिफेंस सिस्टम नहीं बन जाएगा। इट मींस जो गोल्ड की सेलिंग होगी, सेंट्रल बैंक अगर प्रपोजल दिया है, अभी अनाउंसमेंट नहीं है, तो वो ट्रांच में होगी, एक साथ नहीं होगी। 5,000 टन की एनुअल डिमांड होती है। 70-80 टन अगर ट्रांच में बिक भी जाए तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यूज वो डाइजेस्ट हो गया। हाँ, सेफ हेवन बाइंग देखिए हमने देखा एनर्जी में आ रही है, एनर्जी प्रोडक्ट्स में आ रही है, डॉलर इंडेक्स में आ रही है, ट्रेजरी में आ रही है, बट गोल्ड में मिसिंग है। अभी तो देखिए 4980 से लेकर 5210 के रेंज के अंदर प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, अगर गोल्ड में फर्दर तेजी आनी है तो $4980 के नीचे नहीं जाना चाहिए एंड ऑफ लेट 5210 के ऊपर चलना चाहिए। अगर ये एक सिनेरियो होता है तो हो सकता है 5350-5400 देखने को मिले। यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, 4 हफ्तों की तेजी के बाद ये हफ्ता अल्टीमेटली बहुत क्रूशियल हो जाएगा क्योंकि वीकली क्लोजिंग अभी तक तो नजर आ रहा है कि नेगेटिव होगी और अल्टीमेटली 5420 के ओपन के बाद में अभी 5130-35 प्राइस चल रहे हैं, तो काफी डाउन हाई से होने वाली है। तो अल्टीमेटली दिस वीक्स क्लोजिंग विल टेल एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म में प्राइस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये श्योर है कि डिस्पाइट द सेफ हेवन प्रीमिया प्राइस चलने को तैयार नहीं है। हाँ, लॉन्ग रन में चलेंगे, शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन और बोथ साइड के मूव देखने को मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर।
जी, बिल्कुल ये सलाह और काफ़ी सारे फैक्टर्स आपने बताए। ये खबर भी सही है कि पोलैंड यहाँ पर देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है गोल्ड का खरीदार है, वो यहाँ पर बेचने की बात कर रहा है क्योंकि वो अपने रक्षा बजट को मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह की रशिया यूक्रेन युद्ध काफ़ी लंबा खिंच गया है और अब जो स्थितियाँ NATO को लेकर बदल रही है, उसके चलते यहाँ पर वो बड़ी एक जो है खरीदारी थी, वो अब यहाँ पर अपने रक्षा बजट को मजबूत करेंगे और पोलैंड यहाँ पर बेचने वाला है। तो इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। और सोने के लिए जो लेवल्स आपको तरुण जी ने बताए हैं, तेजी आगे के लिए जारी रहेगी। ये एक्सपायरी और ये वीक काफी क्रूशियल होने वाला है। देखना होगा किन लेवल्स पर एक्सपायरी होती है, वो आगे की दिशा तय करेगा। चलिए, एक खबर लगातार हमारे जो लोअर बैंड टिकर पर फ्लैश हो रही है वो बता देते हैं आपको। यहाँ पर एक बड़ी खबर लगातार आ रही है, सरकार की तरफ से खबर आई है। यहाँ पर जितनी भी रिफाइनरीज है, सरकार ने घरेलू ग्राहकों को LPG बेचने के आदेश दिए हैं और साथ ही यहाँ पर रिफाइनरीज को भी आदेश है। प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है सरकार ने। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं करने के आदेश है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल हो रहा है और IOCL, HPCL, BPCL को LPG उपलब्ध कराने का भी सरकार ने अनुरोध किया है। तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आती हुई देखना होगा किस तरह का इम्पैक्ट अब नजर आ सकता है। BPCL में आप देखिए फिलहाल तो यहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। आज हम सुबह से भी खबर देख रहे थे, जिस तरह सरकार ने यहाँ पर रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वहाँ पर अब हम 30 दिन के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी वजह से भी आज सुबह से OMCs फोकस में रह रही थी। चलिए, फिलहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हमारे मेहमानों से भी हम गोल्ड और सिल्वर पर चर्चा करेंगे। वेलकम बैक। मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप, जहां पर कमोडिटी मार्केट का अपडेट लगातार जारी है। और चलिए, हम सोने चांदी की बात कर रहे हैं। अमित जी, आपकी सोने को लेकर क्या सलाह होगी? इन लेवल्स पर खरीदारी करना चाहिए और आने वाले दिनों की बात करें तो कौन से बड़े लेवल्स आते हुए नजर आएंगे? जी तृप्ति जी, अगर हम ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो मोमेंटम हम देख ही रहे हैं कि इन दिनों काफी बड़ा है। तो मैंने मिनी गोल्ड और मिनी सिल्वर के ट्रेड्स यहाँ पे बनाए हैं। गोल्ड मिनी अप्रैल वायदा 1,59,800 रुपए के आसपास खरीदारी करनी है आज। 1,64,000 रुपए का जो है टारगेट रखना है और 1,58,000 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। सिल्वर मिनी अप्रैल वायदा 2,70,000 के करीब इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 2,80,000 रुपए इसका टारगेट रखना है और इसका जो स्टॉप लॉस देखा जाए ट्रेडिंग के लिहाज से तो 2,64,000 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे का ट्रेड है। ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू मान के चलें तो जो गोल्ड अप्रैल वायदा 1,60 के आसपास बड़ा गोल्ड चल रहा है, ओवरऑल मेरे को लग रहा है 1,50,000 इसके लिए अब एक अच्छा बेस का काम करेगा। ये अगर 1,50,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में जल्दी 1,80,000 के आसपास के भाव भी शॉर्ट टर्म में 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। चांदी की अगर हम बात करें तो मई वायदा चांदी जो 2,65,000 के करीब चल रही है, उसका जो बेस अब रहेगा वो 2,48,000 2,50,000 के करीब रहेगा। ये लेवल अगर ये होल्ड करता है तो वापस फिर से 3,10,000 के प्राइस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तृप्ति जी, बिल्कुल, तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अच्छे लेवल्स यहाँ पर आपको सोने चांदी में मिलते हुए नजर आएंगे। इंट्राडे की अगर आपको कॉल लेनी है तो देखिए, गोल्ड मिनी अप्रैल वायदा यहाँ पर 1,59,800 में आप लीजिए। टारगेट्स 1,64,000 तक के आपको मिलेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1,58,000 का सोने में आपको मेंटेन करना है। वहीं सिल्वर मिनी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए 2,70,000, टारगेट 2,80,000 और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 2,64,000 का। ये सलाह अमित जी की तरफ से। लेकिन चलिए धर्मेश जी, आपसे समझना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय। साथ ही देखिए, खबर है CME ने गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन्स यहां पर घटा दिए हैं। कॉमिक्स 100 गोल्ड फ्यूचर्स पर इनिशियली मार्जिन घटाया गया है और मार्जिन में 9 से घटाकर 7% की कटौती की गई है। कॉमिक्स 500 सिल्वर फ्यूचर्स पर भी मार्जिन्स में कटौती की गई है और ये जो कटौती हुई है वो 18% से घटाकर 14% कर दी गई है। अब क्या ये कम मार्जिन्स के चलते ट्रेडर्स के लिए पोजीशन लेना यहाँ पर आसान होगा? इस खबर को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, मार्जिन की बात करें तो सोने और चांदी में मार्जिन ऑलमोस्ट 3% से 10%, 12% तक के भी लेवल्स देखने मिले थे प्राइस में, जब प्राइस में यूफोरिया देखने मिला था और प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। और जिस दिन मार्केट ने गोता लगाया वो टाइम पे काफी सारे ब्रोकर्स और छोटे ब्रोकर्स में तो उनको काफी हलचल हो गई थी उनके अकाउंट्स में। तो इस कारणवश मार्जिन बढ़ा के रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी वॉलेटिलिटी में मार्जिन जरूरी होती है दोनों प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रोकर्स को भी और क्लाइंटों को भी।
अभी रही बात घटाने की बात, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट 15 दिनों में प्राइस में काफी स्टेबिलिटी देखने मिल रही है। अगर सोने की बात करें तो $5,000 के स्तर और डोमेस्टिक मार्केट में 1.5 लाख रुपए के लेवल्स पे कंटिन्यूसली टिका हुआ है प्राइस। यहाँ पे काफी बुलिश हूं मैं, काफी सहमत हूं तरुण से। मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है और यहाँ से एक पुल बैक रैली अच्छी आने की गुंजाइश है। अगर ये जो वॉर सिनारियो चलता रहा और अगर 3 से 4 महीने तक के लेवल्स भी टिके रहे तो आपको तेजी काफी आने देखने से मिल सकती है और मुझे लगता है कि फिर से सोना 1,80,000 के स्तर आपको दिखा सकता है। रही बात चांदी की, तो चांदी भी अगर आप देखें तो पोर मैन्स गोल्ड कहते हैं इसे और काफी सस्ता प्राइस है। $100 के इर्द गिर्द घूम रहा है मार्केट, नीचे डिप होता है, फिर से मार्केट वापस $100 के इर्द आने की गुंजाइश करता है। तो फंडामेंटली मार्केट काफी बुलिश बुलिश के कारण 2.5 लाख रुपए के लेवल्स कंटिन्यूसली टिके हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से आप अपनी तरफ पर अगर आप देखें तो 3,20,000 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। मुझे लगता है फंडामेंटली जब तक प्राइस $50 के ऊपर टिका हुआ है, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मार्केट काफी बुलिश रहेगा। और अगर रुपया यहाँ पे लुढ़कता है तो ये तेजी और आ सकती है सोने और चांदी में। तो मैं दोनों काउंटर पे काफी बुलिश हूँ। मैं सलाह दूंगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, बट लॉन्ग टर्म होराइजन इसमें रखिए। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति लॉन्ग टर्म का होराइजन रखिए, काफ़ी फंडामेंटल्स मजबूत हैं और आने वाले दिनों में देखिए अच्छी तेज़ी, सोना 1,80,000 तक भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। चांदी के फंडामेंटल्स भी मजबूत है। बाय ऑन डिप्स की राय यहाँ पर धर्मेश की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और एक खबर है, महाराष्ट्र में देखिए दाल तिलहन उत्पादन में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बेमौसम बारिश और फसल नुकसान से यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर जो है वो चिंता थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। खरीफ सीजन 25-26 में करीब 157 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी और दालों का जो उत्पादन है वो 28% से बढ़ा है और तिलहन का 47% घटने का यहाँ पर उत्पादन घटने का अनुमान लगाया गया है। अनाज उत्पादन की बात करें तो 10% यहाँ पर अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी, गन्ना यहाँ पर देखिए 22% और कपास में 7% बढ़ने की उम्मीद है। रबी सीजन में 66.9 लाख हेक्टेयर में बुआई यहाँ पर की गई थी। तो देखिए महाराष्ट्र में अब जो खबर है वो ये है कि दाल तिलहन जो प्रोडक्शन है वहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे फैक्टर्स अभी हमने यहाँ पर देखे हैं खरीफ सीजन के लिए और बेमौसम की जो बरसात है उससे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे इस खबर को, क्या मायने हैं इस खबर के और ये गिरावट को आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरे को लग रहा है जिस तरीके की ये बारिशें बिन मौसम इस बार हुई हैं तो प्रोडक्शन में जरूर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो जैसे अगर हम चने की बात करें, लगभग स्पॉट दिल्ली भाव 5600 के आसपास आ गया है और इसका जो लास्ट बॉटम था वो 5450-5500 की रेंज में था, तो लोअर रेंज के आसपास है। और जैसा कि प्रोडक्शन कमी की बातें भी आ रही हैं तो प्राइसेस को ये जरूर सपोर्ट करेगी। तो मेरे को लग रहा है जो लोग स्टॉक करते हैं फिजिकल मार्केट में या जो भी व्यापारी इसके ट्रेडर हैं वो यहाँ से जो है खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में 12 से 15% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। त्योहारी मांग भी निकल के आएगी, अभी शादियों का सीजन भी आगे जाके निकलेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड निकल के आएगी। तो ओवरऑल आगे 4 से 6 महीने के लिहाज से एक स्टॉक किया जा सकता है जिसमें 12 से 15% का एक रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा और त्योहारी और शादी सीजन में डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, यह सलाह। चलिए इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यही समाप्त करेंगे। धर्मेश जी, अमित जी और तरुण जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद BT नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला और एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा। नमस्कार।